सेक्सोलॉजी नाम की कोई डिग्री भारत में किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं दी जाती। बस यहीं पे हमारे देश की जो सेक्सुअल नॉलेज है उसका पतन शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम जो सेक्स होता है बहुत पेनफुल होता है। अगर आपका लिबिडो नहीं है तो आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते। अक्सर जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जब कॉन्डोम खरीदने जाते हैं वो कभी भी इस पे ध्यान नहीं देते कि वो किस साइज के लिए कॉन्डोम खरीद रहे हैं। जो 18 साल से ऊपर का है और वो 18 साल से कम के किसी भी बच्ची के साथ में संबंध बनाता है तो वो पॉक्सो एक्ट के अंदर कवर्ड है। पॉर्न देखने के बाद अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से अननेचुरल चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे पास ऐसे जिम वाले कई लड़के आते हैं, यंग लड़के आते हैं, लेकिन सेक्सुअली वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आज की यंग जनरेशन है वो इनफर्टाइल देखी जा रही है। फीमेल में ऑर्गेज्म हमेशा सेक्स करने से नहीं आता। देयर आर सो मेनी ऑर्गेस्मिक स्पॉट्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आज के पॉडकास्ट में हम उन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जो तमाम लोगों के सवाल भी होते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि लोग सेक्स से जुड़ी उन विषयों पर बात करना पसंद नहीं करते हैं जो कि हम सब लोगों के लिए जिंदगी में बेहद जरूरी होती है। और आज उन्हीं सभी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। सेक्स को लेकर जो मिथ्स हैं उसको लेकर, हेल्दी लाइफ अपनी कैसे रह सकती है शादी के बाद, जो लोग लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं उनको क्या कुछ करना है, बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि समाज के लिए, हम सब लोगों के लिए बेहद जरूरी हैं। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट और सेक्स की तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर वरुण त्यागी जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार डॉक्टर वरुण से हम जानने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि आखिरकार जो समाज में आज तरह तरह की बीमारियां देखी जा रही हैं, उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और जो बीमारियां एसटीडी होती हैं उन पर किस प्रकार से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं क्या वो सही है, इन सारी बातों पर आज डिस्कशन किया जाएगा। तो पूरा पॉडकास्ट आप देखिए और तमाम महत्वपूर्ण बातों को जानिए। डॉक्टर वरुण, हमने आपको अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और लाखों दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, सबसे पहले ये बताइए कि डर्मेटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट में क्या अंतर है? जी, मैं आपको बताता हूँ सुनील जी। डर्मेटोलॉजी जो एक डिग्री है उसके 3 पार्ट हैं। मूलतः जो डर्मेटोलॉजी डिग्री है उसके अंदर हमें मिलती है एमडी डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी एंड लेप्रोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी पार्ट चर्म रोग से जुड़ी हुई है, उसके बाद वेनरोलॉजी पार्ट चर्म एवं गुप्त रोग के साथ हो गई, और लेप्रोलॉजी मतलब कुष्ठ रोग। तो जो ये गुप्त रोग हैं इसके अंदर ज्यादातर जो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, यानी कि यौन रोग हैं, रतिज रोग हैं, वो सभी इसके अंदर आते हैं। अब जब इस तरीके के रोग लोगों को होते हैं या इस तरीके की परेशानी होती है तो उनकी सेक्सुअल लाइफ हैम्पर हो जाती है। तो जब सेक्सुअल लाइफ हैम्पर होती है तो उसमें सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स या सेक्सुअल इनकॉम्पिटेंस आ जाती है। तो इस तरीके के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनको हम ट्रीट करते हैं, उनकी सेक्सुअल जो इन्फेक्शंस हैं, एसटीडी हैं, उनको भी ठीक करते हैं, और जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स उन इन्फेक्शन की वजह से हुए हैं उनको भी हम लोग मैनेज करते हैं। पर से अगर आप देखें तो सेक्सोलॉजिस्ट नाम की कोई टर्म नहीं है, क्योंकि सेक्सोलॉजी नाम की कोई डिग्री भारत में किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं दी जाती। जो एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है वो केवल आपको एमडी मिलेगी या एमबीबीएस मिलेगी, और एमडी में अभी सेक्सोलॉजी का कोर्स नहीं होता। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। डॉक्टर वरुण, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं इस पॉडकास्ट में आपके पास, और वो सारे सवाल ऐसे हैं जो देखा जाता है कि हर युवाओं को, उन तमाम लोगों को जानने के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि बहुत से यंगस्टर्स बहुत गलतियां कर जाते हैं। इसलिए मैं सिलसिलेवार तरीके से आपसे वो सारे सवाल करता जाऊंगा। सबसे पहले सर, क्या हमारे देश में सेक्स एजुकेशन जरूरी है? और जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सेक्स से तमाम रिलेटेड बीमारियों को लेकर, उसमें आप जैसे डॉक्टर्स का, जागरूकता फैलाने का, मीडिया का क्या रोल होना चाहिए? सुनील जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा कि क्या सेक्स एजुकेशन हमारे समाज में आज की डेट में जरूरी है। तो मैं आपको ले जाना चाहूंगा अब से कई हजार साल पहले। अगर आप कभी खजुराहो गए हैं या आपने साउथ के किसी भी अच्छे मंदिर को विजिट किया है तो आप देखेंगे कि वहां दीवारों के ऊपर बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए हैं या बहुत सारी ऐसी कलाकृतियां हैं जो हमें नॉलेज देती हैं हमारे नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में, किस प्रकार से मानव को अपनी सेक्सुअल जो लाइफ है उसको मैनेज करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे समाज में ये हजारों सालों से
प्रचलित रहा है कि जब एक बच्चा एक वयस्क की एज में आ जाता था या उम्र में आता था, तो बच्चों को बच्चियों को मंदिरों में ले जाके, क्योंकि उस वक्त मंदिर ही हमारे यहाँ नॉलेज का केंद्र थे जी। तो वहां पे उनको ये सारी नॉलेज दी जाती थी, उनको प्रॉपरली समझाया जाता था माता पिता उनके गुरुओं के द्वारा, ताकि वो एक हेल्दी और एक सेफ सेक्सुअल लाइफ बिता सकें। पर पिछले कुछ समय में, यानी कि आप पिछले जो 200-300 साल हमारे देश में गए, उसमें ये सारी नॉलेज और ये सारा जो हमारा समाज का एक अच्छा पार्ट था, इसको कहीं ना कहीं पीछे रख दिया गया और हमें ये बताया गया कि सेक्स एजुकेशन या सेक्स नॉलेज जो है वो हमें वेस्ट से, यानी कि पश्चिमी सभ्यताओं से सीखनी पड़ेगी। बस यहीं पे हमारे देश की जो सेक्सुअल नॉलेज है उसका पतन शुरू हुआ। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे ये समझें कि एक समय के बाद, एक उम्र के बाद उनको सेफ सेक्सुअल हैबिट्स को समझना चाहिए, ताकि वो खुद भी सेफ रह सकें और उनका पार्टनर भी सुरक्षित रह करके और वो एक अपने जीवन को अच्छे से सेक्सुअली हेल्दी फॉर्म में चला सके। मतलब बहुत जरूरी है सेक्स एजुकेशन आज के समय में, और हो सके हमारी सरकारों को भी इस पर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को समझ में आए हमारे सोसाइटी में इसकी कितना महत्वपूर्ण योगदान होगा अगर सरकार कोई प्रोग्राम चलाएगी। सर, देखा जा रहा, आपने यंगस्टर्स को लेकर जिक्र किया, आपने कहा कि बच्चे जैसे उस एज में आते थे तो मंदिरों में जाकर ज्ञान लेते थे, खुजराओं का जिक्र किया, वहां पर देखा जाता है तमाम ऐसी आकृतियां उकेरी गई हैं दीवारों पर जो दिखाती हैं सेक्स को लेकर तमाम जानकारियां देती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज के यंगस्टर्स में जो सेक्स को लेकर मिथ्स क्या क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां भी लोगों के अंदर हैं। देखिए, इंटरनेट के आने के बाद में दो बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। एक तो हमारे पास असीमित नॉलेज है और दूसरा हम उस नॉलेज को बहुत ही कम कीमत पे पा सकते हैं। लेकिन एक जो उसमें सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि हमें क्या चीज लेनी है और क्या नहीं लेनी है, इसके बारे में बताने वाला कोई नहीं है। तो यंगस्टर्स को ये पता होना चाहिए कि उनको नॉलेज कहाँ से लेनी है और क्या सही है क्या गलत है, इसका डिसीजन मेकिंग उनको खुद डेवलप करना पड़ेगा जी। प्रोफेशनल हेल्प के लिए आपको हमेशा अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर, अपने सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिशनर से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको जो सबसे अच्छी और जो सही सलाह मिलेगी वो आपके डॉक्टर से ही मिलेगी जी। दूसरा, अगर आप इंटरनेट पे कोई भी चीज देखते हैं, जैसे आजकल एक बहुत कॉमन मिथ है बच्चों में, लड़कों में खासकर, मैस्टरबेशन या हस्त मैथुन को लेकर, कि हस्त मैथुन करने से हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, या फिर हमारा जो लिंग है वो कमजोर हो जाता है, या फिर हमारी जो सेक्सुअल पावर है कम हो जाती है। ये बिल्कुल मिथ है, इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, कोई भी इसके अंदर साइंटिफिक बेसिस नहीं है। बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो हर 10 में से 8 जो युवा हैं वो इस चीज को मान के बैठे हुए हैं, और इसकी वजह से उन्हें कभी ना कभी अपने लाइफ में कोई ना कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम जरूर आती है। तो इन सब चीजों को और इन मिथ्स को दूर करने के लिए हम डॉक्टर्स भी पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक तक हमारी बात पहुंचे। आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू अगर हमारी बात लोगों तक पहुंचती है तो हम सभी लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि आप सही जानकारी पाने के लिए सही डॉक्टर के पास जाएं, अपने डॉक्टर के पास जाके खुल के बात करें। और अगर आपको जवाब मिलता है और आपको लगता है कि उस जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तो आप और पूछें। पूछने में कुछ गलत नहीं है। अपने दोस्तों से ज्यादा आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछें, वो आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे। और ये पॉडकास्ट हमने किया इसलिए क्योंकि देखा जाता है सेक्स को लेकर लोग खुलकर बोलना पसंद नहीं कर सकते हैं, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम जानेंगे देश के तमाम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से समझें कि आखिरकार सेक्स लाइफ हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने जैसे बताया कि मैस्टरबेशन को लेकर लोगों के मन बहुत सारी मतभेद हैं, अलग अलग जानकारियां आती, लोग कहते हैं कमजोरी होगी, आंखों की रोशनी उससे चली जाएगी, और कई बार सोशल मीडिया पर देखा भी जाता है कि अलग अलग लोग उस पर अलग अलग एडवाइस दे रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अलग अलग बातें निकलकर सामने आती हैं। हेल्दी लाइफ के लिए अगर चाहे वो एक पेयर है शादीशुदा के बाद देखा जाए, या वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हेल्दी लाइफ के लिए सेक्स कितना मैटर करता है? देखिए, सेक्स की हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उपयोगिता है, क्योंकि सेक्स हमारे लिए केवल एक प्रजनन का तरीका नहीं है। मानव उन खुशकिस्मत जो सोशल एनिमल है या सामाजिक जानवर है उनमें से है जो सेक्स रिक्रिएशन के लिए भी करता है और अपनी प्रजनन के लिए भी करता है। यानी कि हम एंजॉयमेंट के लिए भी सेक्स करते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए भी सेक्स करते हैं। लेकिन इस सब में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जैसे एक हर पावर के साथ आपके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब भी आपके पास कोई ताकत आती है तो जिम्मेदारी भी आती है। तो आपको जब सेक्स करने का सौभाग्य भगवान ने दिया है या ऊपर वाले ने दिया है तो उसके साथ कुछ जिम्मेवारियां हैं। वो जिम्मेवारी ये है कि आप सेफ सेक्सुअल बिहेवियर अपनाएं,
आप अपना और अपने पार्टनर दोनों का ध्यान रखें। आप अनवांटेड इन्फेक्शंस, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, इन सब से अपने आप को और अपने पार्टनर को बचाएं। तो यही सब चीजें सेफ सेक्स या फिर सुरक्षित यौन संबंध का पार्ट बनती हैं, और यही आपके लिए जरूरी है कि किस प्रकार हम अपने आप को और अपने पार्टनर को तैयार करें कि हम एक सेफ एनवायरनमेंट में आपसी सहयोग से और इस सेफ सेक्स को कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ आपने कहा अगर हम इसको करेंगे तो हमारी लाइफ है बहुत हेल्दी जाएगी और तमाम तरह की बीमारियों से बचेंगे। आपने कहा कि रिप्रोडक्शन के लिए भी हम लोग करते हैं और अपने एंजॉयमेंट के लिए भी करते हैं। लेकिन सर, एक सवाल इसलिए निकल कर मन में आ रहा है, कई बार लोगों ने कहा कि अगर आप ओवर मैस्टरबेशन करते हैं, खासकर लड़कों के लिए, वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। जो लाखों दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जरा उनको बताइए, समझाइए कि मैस्टरबेशन कब और कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स हैं इसको लेकर। जी, देखिए, ऐसा है कि नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी या मैस्टरबेशन बहुत ज्यादा भिन्न नहीं होते। एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ और एक अच्छे सेक्सुअल एक्टिविटी से आपकी बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेस कम होता है, बहुत सारा मानसिक तनाव, शरीर के विकार, हार्ट की बीमारियां, इन सब से आप बच सकते हैं। सेम चीजें मैस्टरबेशन से भी होती हैं। मैस्टरबेशन या हस्तमैथुन एक सीमित अगर आप अवधि पे और एक सीमित मात्रा में करें तो वह बुरा नहीं है। अब ये मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो इसमें मैं आपसे पूछूंगा सुनील जी, जैसे एक आदमी 1 चम्मच शक्कर लेता है, एक आदमी 2 चम्मच शक्कर लेता है और एक आदमी को 3 चम्मच भी कम लगती है। तो इसी प्रकार से हस्तमैथुन के लिए किसी व्यक्ति को हफ्ते में 1 बार भी ठीक है, किसी को 2 बार भी ठीक है, किसी के लिए 3 बार भी ठीक है। ये सबका अपना अपना परसेप्शन हो सकता है। लेकिन जिस तरीके की भ्रांति लोगों के बीच में है कि अगर आप रोज हस्तमैथुन करेंगे तो आप कमजोर पड़ जाएंगे, लिंग कमजोर हो जाएगा, इस प्रकार की कोई भी चीज साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। फिर भी मैं लोगों को, बच्चों को जो देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि हस्तमैथुन ज्यादा करने से केवल एक ही समस्या आती है कि आपका नॉर्मल सेक्स के प्रति जो रुझान है वो कम हो जाता है, और बाद में आप जब नॉर्मल सेक्स करना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी डिफरेंटली बिहेव करती है, और फिर उस पैटर्न को दोबारा से करेक्ट करने के लिए, उसको सही करने के लिए बहुत एफर्ट और समय लगता है। तो आप हस्तमैथुन करें, हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार अगर आप करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जितने लंबे समय तक आप हस्तमैथुन करेंगे या जितने लंबे समय तक आप मैस्टरबेशन करते हैं, उसके बाद नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर में आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आप सेक्स नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन उसको कई बार आपको समझने में और आपके बॉडी को उसके हिसाब से तैयार होने में समय लग जाता है। तो सीमित मात्रा में करें, कभी कभी करें, स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत अच्छी चीज है। और अगर कोई व्यक्ति नहीं भी करता है तो भी कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में कुछ लोगों को नाइट फॉल की दिक्कत होती है। कुछ यंगस्टर्स बोलते हैं कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं करता डॉक्टर साहब, मैं सोचता भी ऐसा नहीं हूं, लेकिन मुझे नाइट फॉल हो जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बॉडी के अंदर जब वीर्य बनेगा और जब आपके हार्मोन्स जोर मारेंगे तो ये नाइट फॉल अपने आप होगा, क्योंकि बॉडी जो एक्स्ट्रा वीर्य है उसको बाहर निकालेगी ताकि नए वीर्य के लिए जगह बन सके और वो नए सेल्स बन सके। हमारी बॉडी के सारे सेल्स ऐसे ही बनते हैं। इवन हमारी स्किन हर 48 दिन पे बदल जाती है, पुरानी स्किन झड़ जाती है। हमारे बाल हमेशा बदलते रहते हैं, पुराने बाल झड़ते हैं और नए बाल बनते हैं। इसी तरह हमारा वीर्य पुराना निकल जाता है और नया हमारा वीर्य बनता रहता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसीलिए नाइट फॉल, मैस्टरबेशन या हस्तमैथुन, ये सब बिल्कुल सामान्य प्रोसेस है। बहुत अच्छे से आपने समझाया, क्योंकि कई बार लोग बहुत कहते हैं कि नाइट फॉल हो गया, हमारा सीवन निकल गया, और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सर, कई बार ये देखा जाता है, चाहे वो यंगस्टर्स हों, अगर कोई भी उनको सेक्स से रिलेटेड परेशानी होती है तो लोग मतलब इंस्टाग्राम पर जाकर डॉक्टर से देखने लगते हैं, तमाम ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे, फेसबुक पर जाएंगे, ऑनलाइन गूगल करने लगेंगे। ये एजुकेशन कितनी ठीक है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में कोई भी इस तरीके का रेगुलेशन नहीं है कि जो व्यक्ति इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको सलाह दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी क्रेडिबिलिटी चेक की जाए और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए। अगर कोई आदमी झोला छाप है या नकली डॉक्टर है या वो एक डॉक्टर होने का स्वांग रच रहा है तो उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जा सके। तो इस चक्कर में प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार गलत लोग गलत सलाह दे देते हैं। वो अपने वीडियोस चलवाने के लिए, कुछ व्यूज पाने के लिए, कुछ थोड़ा उनको मॉनेटरी बेनिफिट होता है, पैसों का कुछ लालच होता है,
वो कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो कि सच नहीं होती और सच से बहुत दूर होती हैं। अब कई बार जो मासूम बच्चे हैं, जो हमारे भोले भाली जनता है, वो उन चीजों को समझ नहीं पाती। ये क्लिक बेट वीडियोस होते हैं जिनमें कुछ ऐसे कैप्शंस बनाए जाते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं उन वीडियोस पे, और उनको कुछ ऐसी जानकारियां दे दी जाती हैं जो बिल्कुल सत्य नहीं है। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप किसी का कोई वीडियो देख रहे हैं, किसी का कोई आप मैसेज देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो एक बार उस व्यक्ति की डिग्री के बारे में आप ऑनलाइन सर्च कर लें, या आप जिस सोर्स पे वो देख रहे हैं उससे पूछ लें कि ये कौन है, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, और फिर आप उसकी बात को फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि गलत एडवाइस भी लोगों को गलत रास्ते पर ले जाती है जी। तो सबसे पहले आपने कहा कि एजुकेशन, और बहुत बार ऐसा निकलकर भी सामने आया कि जोला छाप डॉक्टर थे, मैंने कई बार स्किन में भी देखा, लोगों की स्किन को और खराब कर दिया और बीमारियों को ठीक किया। हम लोग कई बार न्यूज में देखते हैं, हमारे पास खबर भी आती है, और उन नर्सिंग होम को बंद भी कराया जाता है, हॉस्पिटल जो इलीगल होते हैं। तो ये बहुत अच्छा लेसन है आप लोगों के लिए, दर्शकों, कि अगर ऐसा कभी भी ऑनलाइन ज्यादा जाकर कोई भी जानकारी कलेक्ट नहीं करनी है। अगर कोई परेशानी आपको है तो डॉक्टर से, डिग्निफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद जरूरी है। सर, अर्ली एज पर देखा जाता है कि बहुत से बच्चे सेक्स करने लगते हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम मीनार्श की बात करना चाहिए, मीनार्श टू मेनोपॉज को लेकर, और बच्चों के अंदर भी अगर देखा जाए कि 12-11 साल से करने लगते हैं, उसके क्या लाइफ में इल इफेक्ट्स पड़ते हैं? सुनील जी, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस 12 साल से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं। लड़कियों में थोड़ा जल्दी होते हैं और लड़कों में थोड़ा सा लेट। तो आजकल ऐसा देखने में आया है, पिछले कुछ समय से मैंने प्रैक्टिस करते हुए पिछले 10 साल में ऑब्जर्व करा है कि आजकल जो सेक्स की एज है, फर्स्ट सेक्स की एज, वो पीछे से 3 से 4 साल कम हो गई है। पहले यूजुअली 18-19 साल के बच्चे होते थे जो अपना फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर या पहला सेक्सुअल एक्ट करते थे, पर आजकल 16-17 साल की बच्चियां भी इस तरीके की चीजें में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है आपको, कि जो हमारा कानून है देश का, जो हमारा संविधान है, वो ये कहता है कि 16 इयर्स कंसेंट की एज है। लेकिन अगर कोई भी एडल्ट मेल, कोई ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है और वो 18 साल से कम के किसी भी बच्ची के साथ में संबंध बनाता है, तो वो पॉक्सो एक्ट के अंदर कवर्ड है। तो एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर, अगर मेरे पास इस तरीके की कोई केस आता है या कुछ भी आता है, तो मेरी वो लीगल लायबिलिटी बन जाती है कि मुझे उसे अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना है। पर जो बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हैं, कम एज में एक्टिव हैं, मैं उनको हमेशा यही कहूंगा, मेरी सलाह रहेगी कि आप सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हों। कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े, या आपको कोई अनवांटेड इन्फेक्शन या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो। हमेशा अपनी बॉडी के हिसाब से ही सेक्सुअल रिलेशन बनाएं। कभी भी कोई ऐसी चीजें ट्राई ना करें जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, या कोई ऐसी दवाइयां ट्राई ना करें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें एक बार, और उसके बाद ही इन चीजों में इन्वॉल्व हो। अर्ली एज में सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से कई बार इमोशनल जो आपके अंदर चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। कई बार बच्चे इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, फिर वो रिलेशंस कंटिन्यू नहीं होती, तो कई बार डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीजें हो जाती हैं। इन्फेक्शंस के बहुत चांसेस है, क्योंकि जब यंग बच्चे फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करते हैं अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को, तो कई बार वो प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखते हैं। तो अनवांटेड इन्फेक्शंस, अनवांटेड उनको प्रेगनेंसीज होती हैं, जिसके की बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिससे कई बार उनकी जो आगे की एज में जो सेक्सुअल लाइफ है वो बहुत हैम्पर हो जाती है। तो वो मेरी तरफ से बच्चों को सुझाव है कि हमेशा सोच समझ के अपने विवेक के अनुसार ही फैसला करें। एग्जैक्टली, बहुत बार मैंने देखा है, मैं और डॉक्टर से भी इंटरव्यूज कर रहा था, गायनिकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि कई बार हमारे पास ऐसी लड़कियां आती हैं कि वो ड्रिंक करने के बाद पीयर प्रेशर में उन्होंने सेक्स कर लिया, अनवांटेड यूज कुछ भी नहीं किया, उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई। उनको डांटती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, समझाती हूँ, लेकिन उसके जो इल इफेक्ट्स होते हैं आगे जाकर शादी के बाद बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सर, कई बार ये देखा जाता है, लोगों ने पॉर्न देखी और पॉर्न में देखा है कि सेक्स में ये सब कुछ हो रहा है, और वैसा ही खुद ट्राई करने की सोचते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि पॉर्न में और सिंपल लाइफ में सेक्स में बहुत डिफरेंस होता है, जरा उसको समझाइए। जी देखिए, ऐसा है कि पॉर्न भी एक तरीके का चलचित्र है। जैसे हम नॉर्मल मूवीज देखते हैं जिसमें लोग पेड़ों के आसपास नाच गा रहे होते हैं, या फिर बंदूकें चल रही होती हैं, या फिर गाड़ियां उड़ रही होती हैं, जिस तरीके से वो सब कैमरा का इफेक्ट होता है, ज्यादातर झूठ होता है और केवल फिल्म के प्रमोशन के लिए या ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप के लिए बनाया जाता है। इसी तरीके से पॉर्न के अंदर भी बहुत सारी ऐसी अननेचुरल चीजें दिखाई जाती हैं
जो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। अब पॉर्न देखने के बाद अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग स्पेशली मेल्स अपने पार्टनर से अननेचुरल चीजें एक्सपेक्ट करते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, चाहे वो सेक्सुअल पोजीशंस हो, चाहे वो किसी प्रकार का पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्ट हो। बट वहां पे जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती या उनको उस तरीके की चीजें नहीं मिलती तो आपस में रिलेशंस खराब होते हैं। कई बार उसकी वजह से इन्फेक्शंस के चांसेस भी होते हैं, कई बार आपस में म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। सो मेरा सजेशन सब लोगों को यही है कि आप इस तरीके की चीजों से इन्फ्लुएंस होके आप अपनी लाइफ को ना डिस्ट्रॉय करें, बल्कि आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए यू कुड रादर विजिट और वेरी गुड एंशिएंट टेम्पल्स लाइक खजुराहो एंड मेनी अदर सच साइट्स, जहां पे आपको बहुत अच्छी सेक्सुअल नॉलेज भी मिलेगी और आपको एक ह्यूमन नेचर ऑफ सेक्स देखने को मिलेगा जो बेसिकली बहुत ही एक पवित्र चीज है। तो इसको आप एक कमोडिटी ना बनाएं, इसको आप एक बहुत ही पायस, बहुत ही ये मतलब ऐसी चीज है जिसके लिए हम लोगों को बड़ा रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। सो इस तरीके की चीजें ठीक नहीं है। बिल्कुल, मतलब क्योंकि हमारे देश में देखा जाता है कि सेक्स से जुड़ी बात करना थोड़ा संकोच भरा देखा जाता है। अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, तो वहाँ खुलकर पेरेंट्स बच्चों से बात करते हैं और आप सर ये समझा रहे हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों को सही रास्ता दिखाने की, ना कि उनको नजरअंदाज करने की। एक सवाल मेरा है सर, आपने कहा कि एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को लेकर उनके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं और अर्ली स्टेज पर कैसे पहचानें? देखिए, एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो मेल और फीमेल दोनों में थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। पुरुषों में अक्सर लिंग के ऊपर कोई रैश होना, कोई लाल चकत्ते होना, जलन होना या दाने होना, इस तरीके के सिम्टम्स, या पेशाब के रास्ते में जलन या व्हाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज आना, इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। फीमेल्स में क्योंकि योनि अंदर की तरफ होती है तो बाहर से कुछ दिखता नहीं है, बट रिलेशन बनाने के बाद नीचे जलन होना, यूरिन करते में जलन होना या फिर दर्द नीचे होते रहना कॉन्स्टेंटली, इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। बहुत सारे इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो इनिशियली बिल्कुल सिम्टमलेस होते हैं या जिनमें कुछ पता नहीं चलता। जैसे कि अगर हम बात करें तो सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कुछ पता नहीं चलता और शुरू में वो बिल्कुल एसटीडी जैसी दिखती भी नहीं है। इवन HIV एड्स, कई बार आपको 6-6 महीने साल भर तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एड्स से पीड़ित हैं। तो इस तरीके के इन्फेक्शंस है, यूजुअली ये सामान्य नागरिकों को या सामान्य लोगों को नहीं होते। अगर आपके बहुत ज्यादा अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, यानी मल्टीपल पार्टनर्स हैं और ऐसे पार्टनर्स जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, यानी कैजुअल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं एंड विदाउट प्रोटेक्शन अगर आप रिलेशन बना रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको हर 2-3 महीने में एक बार अपने एसटीडी प्रोफाइल से अपने चेक कराते रहना चाहिए, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट वेनरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और अगर आपको एक भी सिम्टम इनमें से कोई दिखे अपने पार्टनर में तो जरूर चेकअप करा लेना चाहिए। मतलब चेकअप कराना बेहद जरूरी है, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। एक सवाल आपने कहा कि जब भी कोई सेक्स करें, आपने कहा मल्टीपल पार्टनर्स को लेकर, तो आपने कहा कॉन्डम का इस्तेमाल करें। सर देखा जाता है अधिकतर लोगों को 90% लोगों को पता ही नहीं कॉन्डम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। जरा समझाइए कि कॉन्डम का प्रॉपर यूज कैसे होता है। देखिए, ऐसा है कि कॉन्डोम एक बहुत ही सरल इस्तेमाल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस है और ये कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रोकने के साथ साथ आपको इन्फेक्शन से भी बचाती है। तो कॉन्डोम का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका साइज। अक्सर जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जब कॉन्डोम खरीदने जाते हैं, वो कभी भी इस पे ध्यान नहीं देते कि वो किस साइज के लिए कॉन्डोम खरीद रहे हैं। जो इंडियन एवरेज साइज है वो 4 to 5 इंचेस है और मीडियम साइज कॉन्डोम जो ज्यादातर कंपनीज बनाती हैं वो इंडिया में जो वो यूजफुल है इंडियन पॉपुलेशन के लिए। तो कॉन्डोम आप जब भी लें हमेशा अपने साइज के हिसाब से लें, देख करके लें। दूसरा, उसके बाद में फिर जब आप उसको यूज करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस आते हैं हमेशा इरेक्ट पेनिस के ऊपर आपको स्किन पीछे करके रिट्रैक्ट और कॉन्डोम को ऊपर रख के नीचे तक रोल करना है, बॉटम तक। और ये ध्यान देना है कि जब आपका सेक्सुअल एक्ट खत्म हो जाए और पूरा प्रॉपरली आप फिनिश कर लें, उसके बाद आप उसको रिट्रैक्ट करके और क्लोज करके और प्रॉपरली डिस्पोज करें। ये नहीं कि उसको निकाल के आप कहीं भी ऐसे फेंक दें, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल है या जो भी उसके अंदर चीजें हैं वो एक बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है। उसमें इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, उसमें और भी बहुत चीजें हो सकती हैं जो आप ही के साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा हो सकती है। तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर गलती से भी आपका कॉन्डोम यूज करते समय या सेक्स करते समय फट जाए तो आप हमेशा अपना एक चेकअप 1 या 2 महीने के बाद जरूर करा लें अगर आपका पार्टनर अननोन है। और अगर आपका पार्टनर नोन है और अगर कोई सिम्टम नहीं है तो आप रिलैक्स कर सकते हैं।
एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अगर कभी भी ऐसा हो तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि देखा जाता है कि लोग ये कहते हैं, जैसा आपने बताया कि साइज को लेकर कि 4 to 5 इंचेस इंडिया में देखा जाता है, सब लोग कहते हैं कि मेरा 7+ साइजेस है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या साइज मैटर करता है सेक्स में? यस एंड नो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साइज का कंसेप्ट क्या है। जो फीमेल वजाइना है यानी जो महिलाओं की योनि है वो सिर्फ शुरू के 2 इंच सेंसिटिव होती है और वो एक फनल की तरह है, यानी कि वो नीचे से नैरो है और अंदर जाके वो चौड़ी हो जाती है। तो जो शुरू के 2 इंच है केवल आपकी पेनिस वहां तक जा सकती है, उसके बाद अंदर वो कहीं टच नहीं होती। तो अगर आपका पेनिस साइज 2.5 से 3 इंच के ऊपर कुछ भी है तो वो नॉर्मल है। और जहां तक गर्थ की बात है यानी जो चौड़ाई की बात है, 2.5 इंच के ऊपर कोई भी चौड़ाई नॉर्मल है। और इंडियन जो एवरेज साइज है दैट इज अराउंड 4 to 5 इंचेस विच इज मोर देन सफिशिएंट। तो हाँ, आपका साइज 2.5 इंच के ऊपर लंबाई में, 2.5 से 3 इंच और 2.5 इंच के आसपास मोटाई में, अगर उतना है तो सफिशिएंट है। रही बात कि जो लोग कहते हैं साइज बढ़ाना चाहते हैं या हमारा साइज कम लगता है, तो ये बहुत सारा मिसकंसेप्शन लोगों को पॉर्न देख के आता है, जहां पे वो कैमरा के इफेक्ट से कई बार बहुत बड़ा पेनिस साइज दिखाते हैं। कई बार वो क्लेम करते हैं कि 8 इंच 10 इंच का उनका पेनिस है या चौड़ाई 3-4 इंच से ज्यादा है, तो वो ज्यादातर झूठ होता है। साइड इफेक्ट वो कैमरा के इफेक्ट्स हैं और आपको उस चीज में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी कोई डिवाइस, ऐसी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है जिससे पेनिस के साइज को बढ़ाया जा सके या उसके गर्थ को या उसकी चौड़ाई को बढ़ाया जा सके। हाँ, कुछ मेडिकल इंटरवेंशंस हैं, जैसे कि हम लोग कई बार फिलर्स डालते हैं जो पेनिस के साइज को बढ़ाने के लिए, चौड़ा करने के लिए या लेंथ बढ़ाने के लिए, बट वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है और वो हर 3 से 6 महीने में उसको रिपीट करना पड़ता है और उसका कोई प्रैक्टिकल लाभ आपको सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं होगा, ना प्लेजर में, ना आपको आनंद बढ़ेगा, ना आपके पार्टनर को कोई आनंद बढ़ेगा, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। मतलब साइज मैटर नहीं करता है, जैसा आपने समझा दिया। और इसमें से एक सवाल मैं और ऐड करना चाहता हूँ, क्या इंटरकोर्स ही सेक्स में सब कुछ होता है? और इसके साथ एक और ऐड कर रहा हूँ, कई बार ये देखा जाता है लड़के कहते हैं कि सुबह के टाइम उनका इरेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, कहते हैं उनका लिबिडो बहुत ज्यादा हाई है, और बहुत से लड़के कहते हैं कि इरेक्शन उनका नहीं है, लिबिडो उनका बहुत लेस है। तो लिबिडो का जो रोल है हमारी सेक्सुअल लाइफ में वो क्या है? देखिए, ऐसा है कि लिबिडो की जहां तक बात है, जो आपने मॉर्निंग इरेक्शंस की बात करी वो साइंटिफिकली है। साइंटिफिक इसलिए है कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन सर्ज है वो सुबह के टाइम सबसे ज्यादा होता है, तो आपको जो सबसे अच्छा इरेक्शन आएगा वो सुबह के टाइम ही आएगा। तो अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस एक सिम्टम है कि आप सेक्सुअली इफ यू आर पोटेंट और नॉट। अगर हमें किसी से ये पता करना हो कि क्या वो सेक्सुअली पोटेंट है तो हम उससे मॉर्निंग इरेक्शंस के बारे में पूछते हैं कि क्या सुबह आपको तनाव महसूस होता है। तो ये एक नेचुरल चीज है, सभी को सुबह अच्छा इरेक्शन आता है। रही बात लिबिडो की, तो लिबिडो जो है वो हमारी इच्छा है कि हम सेक्स करने के प्रति कितना इच्छुक हैं, कितनी इच्छा है। तो लिबिडो कम या ज्यादा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत खुश है, हेल्दी है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देता है, तो उसका लिबिडो अच्छा ही होगा। यस, अगर कोई व्यक्ति बहुत डिप्रेस्ड है, दुखी है, किसी भी कारण से वो फिटनेस में ध्यान नहीं दे रहा है, मोटा है बहुत ज्यादा या आलसी है, तो लिबिडो उसका कम होता चला जाएगा। तो लिबिडो ही सब कुछ मैनेज करता है। अगर आपका लिबिडो नहीं है तो आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्स कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जहां तक बात है कि इंटरकोर्स ही क्या सेक्स है, नहीं। इंटरकोर्स की ड्यूरेशन सिर्फ 3 से 4 मिनट की होती है मैक्सिमम। जो उसके अलावा बाकी का टाइम है जिसमें कि आप अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताते हैं, किसिंग है, कैरेसिंग है, टचिंग है, फीलिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप फोरप्ले भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर आपका पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं है तो सेक्स इज जस्ट लाइक एनी फिजिकल एक्सरसाइज। जैसे आप जिम में जाके डंबल मारते हैं, इट्स लाइक दैट, आपके लिए वो फिजिकल एक्सरसाइज बन जाएगी। अगर आपका इमोशनल कनेक्ट नहीं बना आपके पार्टनर के साथ तो वो सेक्स एक वेस्टेड सेक्स है। वो आप जैसे कुछ लोग पेमेंट करके सेक्स करते हैं मार्केट में या कमर्शियल सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं, उस सेक्स में और आप अगर अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं जो रेगुलर पार्टनर है, उसकी क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। एंड आप वो क्वालिटी कभी भी पे करके या फिर विदाउट इमोशनल कनेक्ट अचीव नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मतलब अगर लिबिडो आपका अच्छा है दैट मींस आपकी लाइफ बहुत हेल्दी है, और लिबिडो कम होने का स्ट्रेस भी रीजन आप बता रहे हैं सर, और इंटरकोर्स ही सब कुछ नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोगों के मन में ये है कि इंटरकोर्स ही सब कुछ होता है। अगला सवाल सर मेरा है कि कई ऐसे, मैंने जब एक यूरोलॉजिस्ट से मैं अपना शो कर रहा था
तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे जिम वाले कई लड़के आते हैं, यंग लड़के आते हैं, जिनके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखा जाता है, और हालांकि वो शर्म से बताते नहीं है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी बहुत है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो लड़का आपको 6 फुट का बिल्कुल फिट लग रहा होगा, लेकिन सेक्सुअली वो बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का रीजन क्या है, और जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जहां तक बात करी आपने जिम वाले बच्चों की या जिम ट्रेनर्स की, तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे जिम वाले बच्चे आते हैं जो स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं, और नोइंगली और अननोइंगली कई बार उनके कोचेज उनको ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बॉडी बिल्डिंग करते हैं। हम उन बच्चों को कई बार समझाते हैं कि देखो, अगर आप ये चीजें लोगे, स्टेरॉइड्स लोगे, तो उसके रिपरकशन आएंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन भी एक तरीके का स्टेरॉइड है, वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। पर जब आप बाहर से स्टेरॉइड्स लेते हैं, यानी कि या तो टेस्टोस्टेरोन या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तो बॉडी अपने नेचुरल स्टेरॉइड को बनाना बंद कर देती है। बॉडी के अंदर एक चेक वॉल्व मैकेनिज्म होता है कि जब बॉडी को लगता है कि ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है, तो बॉडी उसको बनाना बंद कर देती है। अब आपकी बॉडी ने टेस्टोस्टेरोन एंडोजिनस जो अपना था वो बनाना बंद कर दिया। जो आपने बाहर से टेस्टोस्टेरोन लिया है या एनाबॉलिक लिया है, वो आपके काम आएगा नहीं, क्योंकि वो आपके जो बॉडी के सेक्स हार्मोन्स हैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। बॉडी को ऐसा लग रहा है कि आपके पास टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन आपके पास नहीं है। अब उसमें क्या होगा कि बॉडी ने प्रोडक्शन बंद कर दिया। प्रोडक्शन शटडाउन होने की वजह से जो आपके टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट्स थे, यानी कि जो आपको लिबिडो था, जो आपका इरेक्शन था, वो धीरे धीरे सब चला जाएगा। अल्टीमेटली जब आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम आने लगेगी, तो आप फील करोगे कि मैं केपेबल नहीं हूं। मैं पार्टनर के पास जाता हूं, सोचता हूं, इरेक्शन आता है, लेकिन जब मैं कुछ करने जाता हूं वो इरेक्शन खत्म हो जाता है। मैं सोचता हूं, शुरू करता हूं, जैसे ही हम कुछ शुरू करते हैं, 1-2 बार में ही वो डाउन हो जाता है, और फिर इरेक्शन आएगा ही नहीं दोबारा। तो ऐसे केसेस में फिर पेशेंट्स को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप होना शुरू होता है, क्योंकि उन्हें इतना डर होता है कि मैं शायद 1 या 2 सेकंड ही इरेक्शन मेंटेन कर पाऊंगा। तो कई बार वो एंजाइटी की वजह से जैसे ही वो शुरू करते हैं, तुरंत उनका डिस्चार्ज हो जाता है। अब वो डिस्चार्ज होने के बाद में दोबारा इरेक्शन आने के लिए एक रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, यानी कि एक बार आप डिस्चार्ज हो गए तो आपको 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगेगा दोबारा तैयार होने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल फिटनेस। कई बार वो पीरियड बहुत लंबा हो सकता है, और पार्टनर एक बार जब उसको लगेगा कि ये तो मेरा मतलब मेरा इच्छाएं पूरी नहीं हुई और मेरे साथ में गलत हुआ, तो उससे फिर आपस में और फ्रिक्शंस होते हैं और डिस्प्यूट्स होते हैं, और फिर ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, और सबसे अच्छी बात है क्योंकि जिम, खासकर जो लोग जिम जाते हैं, उनको स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर, एक बार मैंने ये भी देखा कि जो लोग जिम जाते हैं, खासकर लड़के, क्योंकि लड़कों की बॉडी अलग होती है, तो उनको जो कपड़े पहनने चाहिए अपने पेनिस को बचाने के लिए, वो ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। कहते हैं कि ज्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स ये भी मतलब फर्टिलिटी बहुत इफेक्ट डालते हैं। सुनील जी, प्रॉब्लम ये है कि जब आप जिम जाते हैं और वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सपोर्टर्स पहनने पड़ेंगे। सपोर्टर्स पहनना इसलिए जरूरी है कि अगर आप सपोर्टर नहीं पहनते तो उसमें आपको हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। कई बार जो आपका बॉडी के अंदर स्क्रोटम है उसमें स्वेलिंग आ सकती है, नीचे दिक्कत हो सकती है। तो सपोर्टर होना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी अप्रोप्रिएट। और दूसरी बात यह है कि ये केवल जिम वाले बच्चों के लिए नहीं, आजकल बच्चे डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं। जैसे कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ लोग स्केटिंग करते हैं। तो हर फिजिकल एक्टिविटी में जहां थोड़ा सा भी विगरस फिजिकल एक्टिविटी है, यू शुड वियर अ सपोर्टर। आपको सपोर्टर जरूर लेना चाहिए, बट वो बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे आपके अंडकोश पे दबाव पड़ेगा और हार्मोन प्रोडक्शन पे भी फर्क आ सकता है। तो ये बात सही है। बिल्कुल। सर, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कई बार ये देखा जाता है कि जो आज की यंग जनरेशन है वो इनफर्टाइल बहुत देखी जा रही है। मतलब उनका इनफर्टिलिटी रेट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि रीजन क्या है कि हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बताया जा रहा है खान पान हमारा ठीक नहीं है। तो जो यंगस्टर्स लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिनका इनफर्टाइल का जो रेशो देखा जा रहा है बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और जिम वालों के साथ खासकर? जी, अब जहां तक आपने जिम वालों की बात करी, तो मैं यही कहूंगा कि एक तो स्टेरॉइड का यूजेज, कई बार मैंने देखा है जो जिम में बच्चे जाते हैं वो अपने प्राइम एजेस में होते हैं, यानी कि 18 साल से लगा के और 30-32 साल तक के बच्चे होते हैं, अनमैरिड मोस्टली। स्टेरॉइड्स लेने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिम में एक कंसेप्ट चलता है जो उनके ट्रेनर्स उन्हें बताते हैं, वॉश आउट।
कि हम आपको कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगाएंगे जिससे इसका सारा साइड इफेक्ट वॉश आउट हो जाएगा। सो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से और इस पॉडकास्ट में सबको, अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि पॉडकास्ट में जो हम बात बता रहे हैं वो ऑथेंटिक है, कि वॉश आउट नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। अगर आप कोई भी स्टेरॉइड ले रहे हैं, कोई भी ऐसे इंजेक्शंस ले रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स ले रहे हैं, या कई बार लोगों को मैंने देखा एक ड्रग आती है वेट लॉस के लिए जो बेसिकली हॉर्सेस के लिए यूज होती है, हॉर्सेस को पतला करने के लिए बाहर के देशों में जहां हॉर्स रेसेस होती हैं, वो हमारे यहाँ पे यूज हो रही है। तो इन दवाइयों के बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, उनको वॉश आउट नहीं किया जा सकता, वो साइड इफेक्ट करेगी ही करेगी। उससे फीमेल्स के अंदर फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, मेल्स के अंदर फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। दूसरा, जो आजकल बच्चों में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, इट्स इज रियली रियली वेरी बैड फॉर योर बॉडी। अगर आप रेगुलर स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर आप डेली स्मोक करते हैं, आप डेली ड्रिंक करते हैं या ऑल्टरनेट डे ड्रिंक करते हैं, आप मान के चलिए कि आपको हार्ट, किडनी, लीवर की प्रॉब्लम के साथ साथ इनफर्टिलिटी इश्यूज, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आएंगे। यस, आपका स्पर्म भी कम होगा, आपका इरेक्शन भी चला जाएगा और आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होने ही होने हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी यंगस्टर्स से कि आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग से दूर रहें, स्टेरॉइड्स अवॉइड करें। इवन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप को मैं बताना चाहूंगा। ये जो मार्केट में झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, किसी भी छोटी मोटी बीमारी के लिए आप उनके पास जाइए तो वो खुली दवाइयां देते हैं, जिसमें वो लोग स्टेरॉइड्स की गोलियां दे देते हैं। आप किसी भी ऐसे झोला छाप के पास जाएंगे तो पुड़िया के अंदर आपको एक सफेद लंबे रंग की गोली जरूर मिलेगी और वो स्टेरॉइड्स होती हैं। आपको बुखार है, दर्द है, खांसी है, जुकाम है, चमड़ी पे खुजली हो रही है, बाल पे खुजली हो रही है, कुछ भी, वो पुड़िया के अंदर एक स्टेरॉइड की गोली जरूर होती है। वो भी आपको सेक्सुअली इंपोर्टेंट बनाने के लिए काफी है, वो बहुत खतरनाक होती है। ये रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन है, इसकी सेल रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फ्रीली अवेलेबल है और इसके साइड इफेक्ट्स हमारे बच्चों पे देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई। तो इन सारी बातों से बचना बेहद जरूरी है। सर, कई बार ये देखा जाता है किसी लड़के की शादी होने को हो या किसी लड़की की शादी होने को है या कोई फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाने जा रहा है, तो परफॉर्मेंस को लेकर एक एंजाइटी होती है और उसमें देखा जाता है बहुत से लोग मेडिसिन का इंटेक भी करते हैं। आज कई बार तो देखा है मैंने, एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर मिस कराऊंगा सर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? और बहुत बार ये देखा गया कि उससे डेथ भी हो गई है। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जब भी हम जीवन में कोई नया काम करते हैं, चाहे हम साइकिल चलाएं, चाहे हम गाड़ी चलाएं, तो हमें एंजाइटी होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर मेरे को साइकिल चलाने में एंजाइटी हो रही है तो मैं साइकिल के पहियों में हवा इतनी ज्यादा भर दूं कि वो साइकिल के पहिए फट जाएं। सेम चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब किसी को एंजाइटी हो रही है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से पहले, तो अक्सर लोग दवाइयां खाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं और दवाई कौन सी लेते हैं? जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली अवेलेबल है, सिल्डेनाफिल की टैबलेट्स हैं, टडालाफिल टैबलेट्स हैं, जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवाइयां हैं। यानी वो उन लोगों के लिए बनी है जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग जो इरेक्शन जिनको आता नहीं है, ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम है। अब एक बच्चा जिसका इरेक्शन बिल्कुल ठीक है, जिसको इरेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो उन दवाइयों का सेवन करेगा तो अल्टीमेटली वो आपकी नसों पे अननेसेसरी दबाव पड़ेगा और ये नसें बिल्कुल उस टायर की तरह हैं जिसमें आप हवा भर रहे हैं। एक सीमित मात्रा में तो वो टायर बर्दाश्त करेगा, नहीं तो फिर वो बेकार हो जाएंगी। सेम होता है उन बच्चों के साथ। फिर वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि उन्हें लगता है कि इस दवाई के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। थोड़े दिन बाद वो दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं। पहले आप 10 मिलीग्राम लेंगे, फिर आप 20 मिलीग्राम लेंगे, फिर आप 40 लेंगे, फिर उनके साइड इफेक्ट्स आने लगेंगे और फिर वो आप पे काम करना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो मेरी सभी बच्चों को ये सलाह है कि एंजाइटी होना नेचुरल है, उसे फाइट करना बहुत सिंपल है। आप मेडिटेशन करें, आपको कोई प्रॉब्लम है आप अपने डॉक्टर के पास जाके बात करें, उनसे अच्छे से सलाह लें, लेकिन इस तरीके की दवाइयां केमिस्ट से जाकर डायरेक्टली ना लें, इससे आपके स्वास्थ्य को बहुत खतरा है। बहुत अच्छी बात बताई। ओवर द काउंटर मेडिसिन कभी लेनी नहीं चाहिए बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के। सर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि लोग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जो सेक्स होता है बहुत पेनफुल होता है, ऑकवर्ड होता है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता, जब आपको कोई चीज मालूम नहीं होती, इवन अगर आप स्विमिंग भी फर्स्ट टाइम करने जाएंगे तो इट कैन बी वेरी पेनफुल। ठीक है, पहली बार आप समुद्र में भी जाएंगे या पानी में, स्विमिंग पूल में जाएंगे तो वो बहुत दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी भी इसी तरीके से एक एक्टिविटी है जिसके बारे में प्रॉपर नॉलेज गेन करें। आप पार्टनर को समझें, अपने पार्टनर के साथ बात करें, डिस्कस करके प्रॉपर कंसेंट के साथ, और जब आप रिलैक्स्ड में हो तभी आप सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जाएं। तो फर्स्ट सेक्स विल नॉट बी पेनफुल, इट विल बी प्लेजरेबल।
हाँ, जहां तक बात है जो फीमेल्स हैं, क्योंकि कई बार वर्जिन फीमेल्स होती हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है शुरू में फर्स्ट टाइम पेनिट्रेशन में, बट अगर आप अपने पार्टनर से खुल के बात करेंगे, उनको पहले से पूरा नॉलेज होगी, आपको भी पूरी नॉलेज होगी, तो ये स्मूथली आप ओवरकम कर सकते हैं। सर, मैं जब इस प्रोग्राम को लेकर रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा उसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई। उसमें ये देखा गया कि एक एक्सपर्ट्स थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें ये था कि 70 से 80% लड़कियां बाइसेक्सुअल होती हैं। रिसर्च में देखा था मैंने, और मैंने और भी कई मतलब डॉक्टर्स का ये डिस्कशन करते हुए देखा। क्या मैं आपसे जानना चाहूंगी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर और बाइसेक्सुअलिटी को लेकर, चाहे वो लड़कों में हो और लड़कियों में हो, इट्स नॉर्मल? देखिए, बाइसेक्सुअलिटी का जितना परसेंटेज आप बता रहे हैं ये मुझे नहीं लगता डेटा ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास जितने भी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, बाइसेक्सुअलिटी इज रेलेवेंट है, बाइसेक्सुअलिटी लोग होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, समाज में लोगों के बीच में रहते हैं, तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि 15 से 20% से ज्यादा ये समाज में नहीं है। हो सकता है लोग एक्सप्रेस ना करते हो अपने आप को खुल के, लेकिन भारतीय समाज में अभी भी ये चीज 15% 20% से ज्यादा नहीं है। बाइसेक्सुअलिटी एक्सेप्टेबल हमारे यहाँ पे नहीं थी अब तक, लेकिन अब धीरे धीरे लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी थी और बहुत सारे सोशल, जी, अब लीगल कॉम्प्लिकेशन तो खत्म हो गई है, लेकिन सोशल और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जहां पे एक पार्टनर के लिए ये एक्सेप्ट करना कि उसका पार्टनर बाइसेक्सुअल है थोड़ा मुश्किल होता है। सो इस केस में पार्टनर्स को आपस में बात करके, बैठ के और चीजों को अच्छे से डिस्कस करना चाहिए, और आप तभी किसी रिलेशनशिप में जाएं जब वहां पे आपकी कंपैटिबिलिटी हो। आप चाहे बाइसेक्सुअल रिलेशन में है या हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन में है या होमोसेक्सुअल रिलेशन में है, इट शुड बी कंपैटिबल विद योर सेल्फ। अगर आपकी फीलिंग्स कंपैटिबल नहीं है सामने वाले पार्टनर के साथ, तो यू शुड रादर अवॉइड दैट रिलेशनशिप। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अगला सवाल से मेरा आपसे है, लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा कई बार ओवर इनटेक हो जाता है, कहते हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ओवर इस्तेमाल करना या विदाउट डॉक्टर की एडवाइस के इस्तेमाल करना, उससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दो तरीके की हैं। एक है नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो नॉर्मली अनमैरिड फीमेल्स यूज नहीं करती हैं, मैरिड फीमेल्स करती हैं, और जो रेगुलर यूज के लिए होती हैं, जो यूजुअली आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या आपकी जो भी सेक्सुअल हेल्थ प्रैक्टिशनर है वो आपको गाइड करते हैं, क्योंकि वो रेगुलर लेनी पड़ती है, और वो उन्हीं लोगों के लिए रेलेवेंट है जो रेगुलर सेक्सुअल कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ है या कोई लिव इन पार्टनर्स। और फिर आता है नंबर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का। अब ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये डबल एजेड सॉर्ड है। ये बहुत अच्छी है आप इमरजेंसी में आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन सुनील जी, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने इसको एज अ रूटीन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना शुरू कर दिया है कि जब भी हमारा सेक्सुअल एनकाउंटर होगा, हम अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करेंगे और एक पिल खा लेंगे। अब इसका जो बर्डन है वो सारा का सारा फीमेल पार्टनर को झेलना पड़ता है। देयर आर वेरी सीरियस साइड इफेक्ट्स ऑन हर स्किन एंड बॉडी। इससे वाटर रिटेंशन होती है, बॉडी का वेट बढ़ जाता है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है फेस के ऊपर, आपको पिगमेंटेशन हो जाएगी फेस पे, चीक पे, बॉडी के अंदर, हेयर फॉल होने लगेगा आपके सर से, और अल्टीमेटली आपको एक्ने जैसी चीजें भी आने लगेंगी। तो इससे आपकी फिजिकल फॉर्म, कॉस्मेटिक फॉर्म और आपकी जितनी भी बॉडी की मतलब चीजों का नुकसान हो सकता है, वो सारा फीमेल पार्टनर को झेलना पड़ता है। तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं फीमेल पार्टनर्स को कि आप सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस आप अप्लाई करें, अपने पार्टनर को कन्विंस करें कि वो कुछ ऐसा यूज करें जिससे कि उनकी बॉडी को हार्म ना हो और दोनों पार्टनर सेफली सेक्स को एंजॉय कर सकें। बहुत अच्छी बात आपने बताई, मतलब कि ऐसे कार्य करें कि जिससे भी दोनों पार्टनर को कोई हार्मफुल ना हो। अगला सवाल सर मेरा है, महिलाओं में, फीमेल्स में देखा जाता है ऑर्गन्स को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, गलत फहमियां, उसको लेकर प्रकाश डालिए सर। देखिए, ऐसा है, फीमेल ऑर्गेज्म एक ऐसा चैप्टर है सेक्सुअल मेडिसिन का जो आज भी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल क्लियर है कि मेल और फीमेल ऑर्गेज्म बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करते हैं। जो मेल में सेक्सुअल रेस्पॉन्स साइकिल है वो बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले आपका जो इच्छा होगी, उसके बाद आपको तनाव आएगा, फिर उसके बाद आप सेक्स करेंगे और फिर डिस्चार्ज के बाद रेजोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि आपका स्खलन हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन फीमेल्स में सेक्सुअल साइकिल इस तरीके से नहीं चलती। फीमेल्स में इच्छा आएगी धीरे धीरे, उसके बाद में फिर वो बहुत धीरे 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 उनको
अपनी बॉडी के अंदर तनाव महसूस होगा, और वो तनाव को जाने में बहुत धीरे 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 टाइम लगता है। आपके स्खंदन यानी मेल के स्खंदित होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद भी फीमेल काफी देर तक एक्साइटेड फेज में रह सकती हैं, और इसीलिए जो ऑर्गेज्म है यानी कि जो उनको संतुष्टि की प्राप्ति है उसमें काफी टाइम लगता है। और कई बार मेल पार्टनर्स होते हैं और कई बार कपल्स आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि ये 2-3 मिनट में फ्री हो जाते हैं और मेरा तो संतुष्टि नहीं हो पाती। तो मैं हमेशा अपने जो कपल्स हैं उनको समझाता हूँ कि देखिए, संतुष्टि के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि आप सेक्स लंबा करें उसी से संतुष्टि हो, क्योंकि फीमेल में ऑर्गेज्म हमेशा सेक्स करने से नहीं आता। किस करने से, उनको छूने से, उनके बालों को सहलाने से, देयर आर सो मेनी ऑर्गेज्मिक स्पॉट्स। तो उनको हम फीमेल टू फीमेल ये वेरिएबल हैं, ये हर फीमेल का सेम नहीं होता, और ये आपको विद प्रैक्टिस सीखना पड़ता है। जब आप रेगुलर पार्टनर के साथ में हैं, जब आप रेगुलरली रिलेशन बना रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे अपने पार्टनर के ऑर्गेज्मिक स्पॉट्स पता चल जाते हैं कि किस चीज को करने से आपके जो पार्टनर है उसकी उत्तेजना बढ़ती है। तो मैं सभी मेल पार्टनर्स को, ये सभी मेरी एडवाइस है मेल्स के लिए जो भी एक रेगुलर सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, आप अपने पार्टनर को एक्सप्लोर करिए, आप सीखिए कि कैसे एक हेल्दी और एक मतलब एक्साइटिंग सेक्सुअल लाइफ आपको जीनी है। ऑर्गेज्मिक स्पॉट समझिए, अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसकी इच्छाओं का सम्मान करिए, और हमेशा ये कोशिश करें कि आपकी संतुष्टि के साथ साथ उनकी संतुष्टि भी पूरी हो। बिल्कुल, मतलब दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बेहद जरूरी जी। है। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि कई बार ये देखा जाता है, बड़े इश्तिहार लगे होते हैं कि ये जड़ी बूटी ले लो, ये बाबा ये हैं, ये हकीम ऐसे हैं, सेक्स को लेकर यहाँ मिलिए, ये तेल ऐसा है। एलोपैथी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, उसको लेकर क्या आप एडवाइस करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है सुनील जी, ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट आपने देखे हैं उसमें ज्यादातर जो लोग होते हैं वो झोला छाप होते हैं। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी नहीं होते, वो बेसिकली आयुर्वेद का नाम का मिसयूज करते हैं, और वो नकली डॉक्टर या झोला छाप हैं। असली आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर कभी भी इस तरीके की बातें, अनसाइंटिफिक बातें नहीं करेंगे। जहां तक बात आयुर्वेद की है या एलोपैथी की है, ये दोनों ही विद्या अपने आप में बहुत संपूर्ण है। एलोपैथी के अपने फायदे हैं, आयुर्वेद के अपने फायदे हैं, लेकिन मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके के झोला छाप डॉक्टरों के पास ना जाएं। अगर आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना है तो एक प्रॉपर BAMS या उसमें MD आयुर्वेद डॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाई करें। ये जिस तरीके के क्लिनिक्स खुले होते हैं कि खानदानी दवाखाना, फलाना दवाखाना, ये दवाखाना, ये लोग डॉक्टर नहीं है, ये झोला छाप है। अगर आप अंग्रेजी डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं तो MBBS या उससे ऊपर MBBS MD, कोई भी ऐसा डॉक्टर जो आपके आसपास सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिस करता हो, आप उनको दिखाएं। कभी भी झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना आए। आप डॉक्टर की डिग्री जरूर चेक करें, वो जो दवाई दे रहे हैं उनके बारे में समझें। खुली दवाइयां कभी ना खाएं, कोई भी भस्म, किसी भी प्रकार की खुली हुई कोई चूरन या ऐसी चीजें इस्तेमाल ना करें। बिना लेबल की या बिना नाम लिखी हुई कोई ट्यूब या तेल ना लगाएं। तो इससे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। दोनों ही विद्याएं अपने आप में काफी कैपेबल हैं, काफी संपूर्ण हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वरुण, आप हमारे इस खास प्रोग्राम में आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पर डिस्कशन किया। नटशेल में गोल्डन टिप्स। देखिए, मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि सेक्सुअल लाइफ आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब अच्छा सेक्स करते हैं तो आपके जीवन में तनाव कम रहेगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स कम होंगी, आपकी छोटी मोटी जो अपनी मानसिक समस्याएं हैं या जो आपके पार्टनर से मनमुटाव है वो बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। वहीं एक गलत तरीके से किया गया सेक्स या अनसेफ सेक्स आपको इन्फेक्शन देगा, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी देगा, आपको स्ट्रेस देगा। तो हमेशा सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस अपनाएं, अपने पार्टनर से बात करें, उसका कंसेंट लें। हमेशा अपने पार्टनर से एक क्लियर और प्रॉपर कंसेंट लेने के बाद ही रिलेशन बनाएं और सेफ सेक्स करें और हमेशा स्वस्थ और खुशी रहें। धन्यवाद। तो देखा आपने, डॉक्टर वरुण ने आपको बताया, समझाया कि सेफ सेक्स कितना हमारी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण है। उन सारी बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है और अपनी हेल्दी लाइफ को चलाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो आप लोग उन बातों पर अमल कीजिए। अगर किसी कोई परेशानी है, चाहे वो STDs को लेकर है, किसी भी तरह की प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद जरूरी है। और आज के पॉडकास्ट में इतना ही। बाकी और जानकारी के लिए आपके साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।